मेरा क्या कसूर 131 एपिसोड। रोहन का घर। जैसे ही रोहन नेहा के पेट में चाकू गुस्सा देता है वैसे ही नेहा की चीख निकल जाती है और उसके कपड़े खून से रंग जाते हैं और वो हैरान नजरों से अपनी आंखों में आंसू लिए रोहन को ही देख रही होती है। तभी परी जो काफी समय से वहां पर खड़ी होकर दोनों की बेहस सुन रही होती है वो दौड़कर नेहा के पास आ जाती है और रोते हुए बोली, मोम मोम ये क्या हो गया, आपको इतना खून बह रहा है। दादी जल्दी से मोम को हॉस्पिटल ले चलो ना, बोल वो रोने लगती है। और परी की आवाज सुनकर ललिता भी होश में आती है और जल्दी से नेहा के पास बैठ उसे देखने लगती है जो दर्द से तड़प रही होती है। नेहा को वैसे देख परी गुस्से में अपनी जगह से खड़ी होकर रोहन के लिए अपनी आंखों में गुस्सा लिए बोली, आप सच में बुरे हो, बहुत बुरे। उस दिन आपने मुझे मारा और आज मोम की जान लेने की कोशिश की, आप सच में गंदे हो। भले ये मुझे प्यार नहीं करती पर फिर भी ये आपसे तो अच्छी ही है, आपकी तरह तो बिल्कुल नहीं है जो बस अपने आप से प्यार करते हैं। ये मेरी परवाह करती हैं। पर आप तो कुछ भी नहीं करते, मैं आपको कभी माफ नहीं करने वाली। बोल ललिता को देख बोली, दादी डॉक्टर को फोन करो ना, नहीं तो ये मर जाएगी। परी की बात सुनकर ललिता जल्दी से डॉक्टर एम्बुलेंस को फोन कर देती है और रोहन को देख बोली, ये क्या किया तुमने रोहन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम कैसे नेहा की जान ले सकते हो। बोल वो उसे घूरने लगती है और रोहन भी अपने होश में आ जाता है और जब वो अपने हाथ में खून देखता है तो वो जमीन पर पड़ी नेहा को देखता है जिसके पेट में अभी भी चाकू लगा होता है और उससे खून बह रहा होता है, जिसे देख वो परेशान हो जाता है और खुद से बोला, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने गुस्से में आकर ये क्या कर दिया। बोल परेशान हो जाता है और जैसे ही नेहा के पास जाने को होता है वैसे ही परी गुस्से में उसे देख बोली, दूर रहो आप हम दोनों से, आपने क्यों इसकी जान लेने की कोशिश की जबकि ये मेरा ध्यान रखती है, मुझे भूखा भी नहीं सोने देती, पर आप तो कुछ भी ऐसा नहीं करते, तो दूर रहो अब। बोल वो नजरें फेर लेती है। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आ जाती है और नेहा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसे ऑपरेशन रूम में शिफ्ट कर उसका ऑपरेशन डॉक्टर करने लगते हैं और परी बाहर बेंच पर बैठी होती है। वो बार बार अपनी आंखों में आ रहे आंसू को पोंछ रही होती है पर उसके आंसू उसकी आंखों में बार बार आ ही रहे होते हैं और उसे वो सारी बातें याद आने लगती जो रोहन और नेहा दोनों के बीच हुई थी, जिसे परी ने परी तरह से समझी तो नहीं थी पर फिर भी उसे अपने ही डेड से नफरत होने लगी थी। वो खुद को ही कोसते हुए बोली, क्यों मैंने उस दिन अपनी मम्मा को छोड़कर डैडी को चुना, अगर मैं उस दिन अपनी मम्मा को ही चुन लेती और उनके ही साथ रहती तो मुझे इतना सब नहीं देखना पड़ता। मुझे तो लगा था डैडी मुझसे प्यार करते हैं इसलिए उन्होंने मुझे अपने पास रखे, मगर मैं गलत थी, डैडी तो कभी भी मुझसे प्यार ही नहीं करते थे, उन्होंने मुझे बस इसलिए घर लेकर आए क्योंकि अब उन्हें कोई दूसरा बच्चा नहीं हो सकता। बोल रोने लगती है और रोते हुए ही बोली, डैडी बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे, उन्होंने नई मोम को जान से मारने की कोशिश की, अगर कभी मैंने भी उनसे ऐसे ही बात की जिस तरह मोम ने की तो डैडी मुझे भी ऐसे ही चाकू से मार देंगे। डैडी बहुत गंदे हैं, वो सच में काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, मुझे अब डैडी के साथ ही नहीं रहना, ना उनसे कोई बात करना है। बोल रो रही होती है। ललिता भी उसके पास ही बैठी होती है पर वो परी से कुछ भी नहीं बोलती, वो बस उसे रोने देती है। दूसरी तरफ जेल में मोनिका को जज के कहने पर सीधे जेल में डाल दिया जाता है और उसे 3 साल की सजा दी जाती है। मोनिका लॉकअप में गुस्से से तिलमिलाई बैठी होती है और खुद से बातें कर रही होती है, मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, वो बच कैसे सकती है, उसे जीने का कोई हक नहीं है, कोई भी हक नहीं, मुझे जेल में भेजकर वो वहां पर आराम से कैसे रह सकती है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, मैं ऐसे यहाँ पर नहीं रह सकती, ये जगह कितनी गंदी है, यहाँ पर कितनी गंदगी है, यहाँ पर तो कितनी बास भी आ रही है, मैं किसे बोलूँ, कौन मेरी मदद करेगा, मैं तो किसी से संपर्क भी नहीं कर सकती हूँ। वो खुद से ही बातें कर रही होती है, उतने में ही उसके लॉकअप का गेट खुलता है और वहाँ पर 5 से 6 अच्छी मोटी औरतें अंदर आती हैं, जो अंदर आते ही मोनिका को घूर कर देखने लगती है, जिन्हें देखकर मोनिका डरने लगती है और गेट बंद कर जाने वाले हवलदार से बोली, तुम इन सबको यहाँ पर क्यों छोड़कर जा रहे हो, मुझे इनके साथ ऐसे अकेले मत छोड़ो। बोल वो उसे देखने लगती है पर उसकी सारी बातों को इग्नोर कर वो हवलदार वहाँ से चला जाता है, जिस कारण वो एक जगह दुबक कर बैठ जाती है। तभी एक मोटी औरत बोली, तेरा ही नाम मोनिका है ना, और तूने ही अपने बच्चों को छोड़ चली गई थी है ना, बोल वो तू ही है ना। उस औरत की बात सुनकर मोनिका डर जाती है क्योंकि उसने एक ऐसा ही सीन अपनी मूवी में की थी जहां लॉकअप के अंदर ही विलेन को मार दिया जाता है, जिसे याद कर वो डर जाती है। तभी मोनिका को कुछ ना बोलते देख दूसरी औरत उसके पास जाकर बोली, ये तुझसे बात कर रहे हैं हम और तू है हमारी बातों का जवाब ही नहीं दे रही।
तुझे क्या हम पागल नजर आ रहे? बोलते हुए वो मोनिका के गालों पर उंगली फेरने लगती है, जिसे देख मोनिका उसका हाथ झटक देती है और बोली, दूर रहो तुम मुझसे। मोनिका की बात सुनकर वो औरत बोली, तूने मुझे मारी, तेरी इतनी हिम्मत? बोल। वो मोनिका को 3-4 थप्पड़ मार देती है, जिस कारण वो मोनिका के गालों पर उंगलियों के निशान झप जाते हैं और वो रोने लगती। उसे ऐसे रोते देख सारी औरतें उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं और थोड़ी ही देर में वहां पर मोनिका के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है और शांत भी हो जाती है। आदर्श का कमरा। दोनों बच्चों को सुलाने के बाद जब नियति खुद भी सोने वाली होती है तभी आदर्श बोला, रुको नियति, अभी तुम सो नहीं सकती हो? उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन नियति हैरान होकर बोली, पर क्यों? आदर्श जी, हम सो क्यों नहीं सकते? नियति की बात सुन आदर्श बोला, क्या तुमने अपनी दवाई ली? उद्धरण चिन्ह। आदर्श की इस बात को सुनकर नियति न में अपना सर हिलाकर बोली, नहीं आदर्श जी, अभी हमने दवाई नहीं ली। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन आदर्श बोला, पहले अपनी दवाई खाओ और मैंने तुम्हें जो दवाई लाकर दी थी उसे लगाओ, फिर तुम सो सकती हो। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन नियति हाँ में अपना सर हिलाकर अपनी सारी दवाई खा लेती है। फिर वो उस दवाई को देखती है जिसे आदर्श ने उसके लिए जाकर लाया था। उस दवाई को देख नियति जाकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है और अपने सालों पुराने उन निशानों को देखने लगती है जो पूरी तरह से काले पड़ चुके थे। और नियति को नहीं लगता था वो अब कभी मिट सकते हैं, पर फिर भी आदर्श के कहने पर नियति अपने सारे कपड़े अलग कर उसे लगाने लगती है, पर पीठ पर उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा होता है। ये देख नियति आदर्श की तरफ देखने लगती है, जैसे बोल रही हो, आदर्श जी मेरा हाथ नहीं पुर रहा। नियति के मन की बात समझ आदर्श अपने दोनों हाथों को देखता है जो अभी किसी काम के नहीं होते। जिसे देख वो बोला, माँ अभी सोई नहीं होगी, तुम माँ से बोलो, वो तुम्हें लगा देगी। आदर्श की बात सुन नियति हाँ में अपना सर हिला कर जाने लगती है। ये देख आदर्श बोला, नियति रुको। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन नियति उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है और नियति की नजरों को देख आदर्श मुस्कुरा कर बोला, ऐसे ही जाओगी क्या? पहले कपड़े तो पहन लो। बोल। वो हंसने लगता है और आदर्श की बात सुन नियति खुद को देखती तो वो सच में बिना कपड़ों की ही होती है, क्योंकि दवाई लगाने के लिए उसने अपने कपड़े तो निकाल दिए थे। पर आदर्श की बात सुनकर नियति कबर्ड से आदर्श की ही एक शर्ट निकाल उसे पहन लेती है और बिना कुछ बोले ही मिताली के कमरे में चली जाती है। मिताली का रूम। मिताली अपने कमरे में बैठी अपने मोबाइल में एक वीडियो देख रही थी, जिसे देख उसके फेस पर एक मुस्कान होती है। तभी नियति बोली, माँ हम अंदर आ जाए। नियति की आवाज़ सुन मिताली अपना फ़ोन बंद कर देती है और उसे अंदर आने को बोलती है, जिसे देख नियति उनके पास आकर बोली, माँ ये दवाएं आदर्श जी हमारे लिए लाए हैं, पर पीठ में तो हमारा हाथ ही नहीं पुर रहा, क्या आप इसे लगा दोगी? बोलते हुए वो मिताली को ही देख रही होती है और नियति की बात सुन मिताली उसे बैठने को बोलती है और उस दवाई को देख नियति से बोली, बच्चे सो गए? उद्धरण चिन्ह। इसे सुन नियति बोली, हाँ माँ वो सो गए। बोल। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस दवाई की ठंडक को महसूस करने लगती है। तभी मिताली दवाई लगाते हुए ही बोली, तुम ठीक हो बेटा? ये सुन नियति बोली, हाँ माँ हम ठीक है। फिर वो थोड़ा रुककर अपनी आंखों में थोड़ी नमी लाकर बोली, माँ हम बहुत ज़्यादा डर गए थे जब हमने आदर्श जी को वैसे देखे थे, तो हम सच में काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। अगर गलती से भी उन्हें कुछ हो जाता तो हम भी मर जाते। माँ हम नहीं जी पाते आदर्श जी के बिना। बोल। वो रोने लगती है और उसे ऐसे रोते देख मिताली उसके आंसू पोंछ बोली, पागल लड़की, ऐसे कौन रोता है? और ऐसे कैसे उसे कुछ हो जाता? जिसके पास इतना प्यार करने वाली बीबी हो उसे भला कैसे कुछ हो सकता है? और अब से कोई रोना धोना नहीं, समझी? मेरे साथ हॉस्पिटल चलना, मुझे तुम्हारा चेकअप करवाना है। जिसे सुन नियति हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी मिताली बोली, नियति बेटा एक बात पूछूं? उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन नियति बोली, हाँ बोलिए ना। इस पर मिताली बोली, नियति बेटा क्या अब तुम्हारे मन के सारे घाव भर गए या अभी भी वो भरने बाकी है? उद्धरण चिन्ह। मिताली की इस बात को सुन नियति मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ आपके बेटे ने हमारे मन के सारे घाव भर दिए हैं और अब हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई डर या घाव नहीं बचा जो हरा हो। और रही बात ऊपरी निशानों की, तो वो भी देखना जल्दी ही हट जाएंगे। बोलते हुए वो कुछ सोचकर बोली, फिर तो माँ हम कोई भी कपड़े पहन सकते हैं, है ना माँ? फिर हम पहन सकते हैं ना? बोल। वो हंसने लगती है और नियति की बात सुन और उसे हंसते देख मिताली थोड़ी कंफ्यूज होकर बोली, हाँ बेटा तुम जो चाहो पहन सकती हो, पर तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? उद्धरण चिन्ह। मिताली की बात सुन नियति हंसना बंद कर बोली, माँ हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, वैसे भी आदर्श जी को साड़ी पसंद है तो हम कुछ और क्यों पहने? बोल। वो मुस्कुराने लगती है और उसकी बात सुन मिताली अपने सर पर हाथ रख लेती है और बोली, ये कौन सी बात हुई? तेरे पति को साड़ी पसंद तो तू साड़ी पहनेगी?
तुझे जो पसंद तू वो पहन बेटा, कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा और आदर्श बा तुझे कभी मना नहीं करेगा। मिताली की बात सुन नियति उनके गले लग जाती है। 132 एपिसोड। अगले दिन हॉस्पिटल जब नेहा को होश आता है तो उसे सबसे पहले अपने सामने परी का मुरझाया हुआ चेहरा दिखता है, जिसे ऐसे देख नेहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उसे देख बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें तो अपने उस खूनी बाप के पास होना था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बोल वो उसे ही देखने लगती हैं। और नेहा की बात सुन परी बोली, क्या तुम ठीक हो? परी की बात सुन नेहा उसे ही देखने लगती है क्योंकि ये उसके सवाल का जवाब नहीं था। तभी परी दोबारा बोली, तुम मुझसे भी नफरत करती हो क्योंकि मैं अपने डैडी की बेटी हूँ, इसलिए तुम मुझे प्यार नहीं करती ना? बोल वो उसे देखने लगती है। और परी की बात सुनकर नेहा अपनी नजरें दूसरी तरफ कर बोली, नहीं मैं तुमसे नफरत नहीं करती। और तुमसे भला मैं क्यों नफरत करूँगी? तुम अपने डैडी की बेटी हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, पर तुम शायद भूल रही हो। तुम एक हैवान की बेटी होने के साथ ही एक माँ की भी बेटी हो, जिसने कितना कुछ सहने के बाद तुम्हें जन्म दिया, मगर तुम अपनी उस माँ का प्यार कभी समझ ही नहीं पाए, इसलिए मैं तुमसे नाराज जरूर हूँ। तुम पैसों के लिए, ऐसो आराम के लिए अपनी माँ को कैसे छोड़ सकती हो, जिस माँ ने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया, जिसने तुम्हारे लिए खुद भूखी रहकर तुम्हारा पेट पाला, तुम उस माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? परी बोल वो उसे देखने लगती है। और नेहा की बात सुनकर परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बोली, मुझसे सच में गलती हो गई, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे अपना मम्मा को नहीं छोड़ना था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब है। मैंने अपनी मम्मा के साथ बहुत गलत किया, जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। बोलते हुए वो रुक जाती है और नेहा को देख बोली, क्या तुम मेरी मम्मा कहाँ पर है पता कर सकती हो? मुझे वापस अपनी मम्मा के पास ही जाना है। मुझे अब डैडी के साथ नहीं रहना है, वो सच में गंदे हैं, वो बहुत बुरे हैं। बोल वो रोने लगती है और परी की बात सुनकर नेहा बोली, तुम्हें क्या लगता है परी तुम इतनी आसानी से सब कुछ ठीक कर सकती हो? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम कुछ ठीक नहीं कर सकती हो। तुम्हारी माँ जहाँ भी हो वो बस खुश रहे, इतनी प्रार्थना करो। और अब उसके सामने जाकर उसे फिर से जख्म देने का सोचना भी बंद करो, क्योंकि रोहन तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देगा। क्योंकि तुम न ही उसके वंश को आगे बढ़ाने का जरिया हो, बल्कि तो उसके खानदान की एकलौती वारिश भी हो। तो भूल जाओ अपनी उस माँ को जिसे तुम खुद ठुकरा कर आई हो। दूसरी तरफ मिताली भी बच्चों को घर में ही छोड़ नियति को हॉस्पिटल लेकर आई थी उसका चेकअप कराने के बाद जब डॉक्टर नियति की सारी रिपोर्ट देख सब नॉर्मल होने का बोलती है, साथ ही नियति को अपना अच्छे से ध्यान भी रखने का बोलती है, जिसे सुन वो दोनों हाँ में अपना सर हिला देते हैं। हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए मिताली नियति से बोली, नियति बेटा मुझे पता चला उस दिन तुमने कोर्ट में क्या कहा। मिताली की बात सुनकर नियति बड़ी ही मासूमियत के साथ बोली, क्या सुना माँ आपने? जिसे सुन मिताली बोली, यही नियति तुमने कोर्ट में अपनी कोख निकाल देने की बात बोली, क्या ये सच है? अपनी माँ की बात सुनकर नियति अपना सर झुकाकर हाँ में जवाब देती है, जिसे सुनने के बाद मिताली गुस्से में नियति को देख बोली, और मैं जान सकती हूँ तुमने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले किससे इजाजत ली, और क्या तुमने ये बोलने से पहले किसी से कुछ पूछना जरूरी समझी? अपनी माँ की बात सुनकर नियति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें अपनी आंसू भरी नजरों से देख बोली, हम क्या करते माँ? वो औरत हमारी ममता पर सवाल उठा रही थी। वो बोल रही थी जब हमारा खुद का कोई भी बच्चा होगा तब हम पीहू और अंश को प्यार नहीं करेंगे, हम उनके साथ सौतेला व्यवहार करेंगे। हम किसे क्या बोलते माँ? हम सबके सामने चीख चीख कर भी ये बोल दे हमारे लिए हमारे दोनों बच्चे ही सब कुछ हैं, तो भी कोई हमारी बातों पर यकीन नहीं करता। कब तक हम लोगों के ये ताने सुनते रहेंगे कि हम एक सौतेली माँ है? उस समय हमें जो ठीक लगा हमने वो कहा, और वैसे भी हमें बेसा कुछ करना भी पड़े तो हम करने के लिए तैयार हैं माँ, पर हम हमारे बच्चों को ही खोना नहीं चाहते, ना हम एक सौतेली माँ कहलाना चाहते हैं। बोल वो अपनी आंखों में आए आंसू साफ करती है। और नियति की बात सुनकर मिताली एकदम कड़क आवाज में बोली, नियति भूल जाओ तुमने अंश और पीहू को जन्म नहीं दिया। जैसे ही मिताली ये बोलती है तो नियति उसे हैरान नजरों से देखने लगती है, और उसे ऐसे देखते देख मिताली बोली, हाँ नियति भूल जाओ तुमने इन दोनों को ही जन्म नहीं दिया। तुम बस इतना याद रखो अंश और पीहू तुम्हारे बच्चे हैं और तुमने ही उन्हें जन्म दिया है, और तुम ही उनकी जन्म देने वाली और उन्हें बड़ा करने वाली दोनों माँ हो। तुम बस इतना याद रखो, अगर तुम ये याद रखोगी तो कभी भी कोई तुम्हें ये नहीं बोल पाएगा, समझी तुम? मिताली की इस बात को सुनकर नियति हाँ में अपना सर हिलाकर बोली, हाँ माँ हमने ही इन्हें जन्म दिया है और हम ही इनकी माँ है। हम अंश को कभी भी ये पता लगने नहीं देंगे हमने उसे जन्म नहीं दिया, बल्कि हम उसे ये बताएंगे हम ही उसकी जन्म देने वाली माँ है। बोल वो अपने सारे आंसू साफ करती है
और उसकी इस बात को सुन मिताली थोड़ी नरमी लाकर बोली, नियति तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जिंदगी पर जितना हक आदर्श का है तुम्हारा पति होने के नाते, ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी पर उतना ही हक तुम्हारी माँ होने के नाते मेरा है। मिताली की इस बात को सुन नियति बोली, हाँ माँ, हमारी जिंदगी पर आपका पूरा अधिकार है। जिसे सुन मिताली बोली, तो तुम ये फैसला कैसे ले सकती हो कि तुम्हें कोई बच्चा चाहिए होगा या नहीं? तुम अकेली ये फैसला कैसे ले सकती हो? अगर आदर्श आगे चलकर तुमसे कोई बच्चे की उम्मीद रखता है तो क्या तुम उसे निराश करने वाली हो? मिताली की इस बात को सुन नियति बोली, हमें नहीं पता माँ, पर हमने सोच लिया है अब हम कोई बच्चा नहीं करने वाले हैं। हमारे लिए अंश और पीहू काफ़ी है और हमें नहीं लगता आदर्श जी को कोई बच्चा चाहिए होगा। और हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि हमने सोच लिया है हम कभी भी कोई बच्चा नहीं होने देंगे। नियति की इस बात को सुनकर मिताली बोली, तो तुम खुद ये फैसला करोगी और कब तक बचोगी इस सब से? कभी ना कभी तो वो दिन आएगा ही ना जब तुम्हारे पेट में कोई ना कोई बच्चा जरूर आएगा। तब तुम क्या करोगी? तब क्या तुम उस नन्ही सी जान को मार दोगी? मिताली की इस बात सुन नियति उसे अपनी नम होती आंखों से देख बोली, नहीं माँ, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम अपने बच्चे को नहीं मार सकते पर उसे आने से रोक तो सकते हैं ना। वैसे भी मार्केट में बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं जिसे इस्तेमाल करने से बच्चे को रोका जा सकता है, तो हम कभी ऐसी नौबत आने ही नहीं देंगे। और माँ, अब बस हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे लिए हमारे 2 बच्चे काफ़ी है। हमें तीसरे की कोई ज़रूरत नहीं है, ना हमारी ज़िंदगी में ना ही हमारे दिल में। इतना बोल गाड़ी में बैठ जाती है। और नियति की बात सुन मिताली को कुछ समझ ही नहीं आता वो क्या बोले इस लड़की को, इसलिए वो भी कार में बैठ जाती है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबको बेसब्री से इंतजार था ना नियति और रोहन के आमने सामने आने का, तो वो अब जल्द ही खत्म होने वाला है। तो कौन कौन इस नए अध्याय को देखने के लिए एक्साइटेड हो कमेंट कर जरूर बताएं। 133 एपिसोड। एक महीने बाद राजपूत फैमिली एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं ठीक उसी समय उनके सामने एक चमचमाती ब्लैक कार आकर रुकती है। साथ ही उस कार के साथ और 4 कार रुकती है जिनमें 2 आगे और 2 पीछे होती हैं, जिसके पास ही कई सारे बॉडीगार्ड बाहर खड़े होते हैं। तभी परिवार के सारे लोग उस कार के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और उनके बैठते ही उनकी कार भी वहां से निकल पड़ती है। कार के अंदर छोटी शैतान खिड़की के बाहर देख रही होती है। साथ ही नन्हा शैतान भी अपनी मम्मा की गोद में बैठे ही बाहर के नज़ारे को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और अपने बच्चों के फेस पर प्यारी सी मुस्कान को देखकर बाकी सब भी खुश होते हैं। करीब 1 घंटे बाद ही उन सब की कार एक बहुत ही बड़े एरिया, जो करीब 200 एकड़ की जमीन पर बना एक बहुत ही रेप्यूटेड एरिया या यूँ कहो काफ़ी ज़्यादा अपर क्लास सोसाइटी वाला एरिया था, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़े और आलीशान विला बने होते हैं, जिन्हें देख साफ पता चल रहा होता है वहाँ पर बने एक विला की कीमत ही करोड़ों की होगी, जो हर किसी के बस की बात नहीं थी वो उसे खरीद सके। साथ ही उस जगह की सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है और वहाँ पर आने जाने वाली सभी गाड़ियों को 3 से 4 सिक्योरिटी चेकिंग से होकर जाना पड़ता था। वो सारी गाड़ियाँ भी कुछ विला के सामने से होते हुए गुजरती हैं। साथ ही सभी विला में उनकी नंबर प्लेट भी लगी होती है। साथ ही वो किसका विला है ये भी उन बड़े से विला को देखते हुए ही गाड़ी पर बैठी लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी तो उसका मुंह खुलते जा रहा था, जिसे ऐसे अपना मुंह खोले हैरान होते देख छोटी बच्ची बोली, क्या हुआ मोम, आपने अपना मुंह ऐसे क्यों खोला है? जिसे सुन वो लड़की अपना मुंह बंद करती है और बाहर देखती हैं, जहां पर बीच में सड़क बनी होती है जिस पर से गाड़ियां आए और जाए, और सड़क के किनारे से ही लगकर बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे और जहां तक आंखें जाए वहां तक बहुत ही सुंदर और प्यारा गार्डन, जो एक बार उस गार्डन को देखे तो उनकी आंखें ही उस जगह पर थम जाए। ऐसे ही होते हुए उनकी गाड़ी एक बड़े से विला के सामने रुकती है, जिसे देख वहां का गार्ड उस बड़े से गेट को खोल देता है, जिसके खुलते ही वो सारी गाड़ी अंदर चली जाती है और गाड़ी ठीक घर के सामने रुकती है और अंदर बैठे सारे लोग बाहर निकलते हैं। तभी गाड़ी से बाहर आते ही नियति हैरानी से उस विला को देखती है, जहां पर बहुत ही सुंदर गार्डन, फाउंटेन और बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल होता है। तभी नियति उस बड़े से घर को देखकर बोली, आदर्श जी, क्या ये हमारा घर है या किसी राजा महाराजा का महल? बोल वो हैरानी से उस विला को देख रही होती है और उसकी बात सुनकर सारे लोग मुस्कुरा देते हैं। तभी आदर्श अपनी प्यारी सी बीबी की बात सुनकर उसे देख मुस्कुराने लगता है और बोला, जो भी है पर यह हमारा घर है और तुम इस घर की करता धरता हो। बोल वो मुस्कुराने लगता है और आदर्श की बात सुनकर नियति भी हल्का सा मुस्कुरा देती है और अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लिए दरवाजे से अंदर चली जाती है और उसके पीछे ही आदर्श और मिताली भी चले जाते हैं और वो दोनों नियति को देखते हैं, जो बाहर से उस घर को देख हैरान थी, अंदर से उसे देख उतनी ही खुश थी।
तभी मिताली वहां पर खड़े मैथ्स को देख बोली, हम सबके बैग्स हमारे रूम में रख दीजिए और डिनर की तैयारी कीजिए। जिसे सुन वो मेधा में अपना सर हिला देते हैं। तभी मिताली नियति से बोली, नियति बेटा जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक डिनर बन रहा है और दोनों बच्चों को भी नहला दो, उन्हें सफ़र की थकान कम लगेगी। जिसे सुन नियति बोली, ठीक है माँ आप ही जाइए और फ्रेश हो जाइए। जिसे सुन वो भी हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी नियति आदर्श को देख बोली, आदर्श जी हमारा कमरा कहाँ पर है? बोल वो उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर देखती है। और नियति की बात सुनकर आदर्श पीहू को अपनी गोद में उठाए चलते हुए बोला, चलो मेरे साथ। इतना बोल वो आगे बढ़ जाता है और नियति भी अंश को लिए उसके पीछे जाने लगती है और वो सारे एक कमरे के अंदर आते हैं। और जैसे ही नियति अंदर आने के बाद उस रूम को देखती है, उसकी आंखें और भी ज़्यादा हैरान होने के साथ उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो पूरे रूम को देख खुश होते हुए बोली, वो आदर्श जी ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत है। बोल वो खुश होने लगती है, साथ साथ ही उसके दोनों बच्चे भी। फिर नियति बेड को देखती है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसे देख साफ पता चल रहा था उसे 2 डबल साइज बेड को मिलाकर एक ही बनाया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिस पर 10 लोग भी आराम से फेल कर सो सकते हैं। और वो एक अकेला रूम ही इतना बड़ा होता है जिसमें आराम से 300 से 400 लोग आ जाए। बैग के ऊपर एक बहुत बड़ी नियति और आदर्श की शादी की फोटो लगी होती है, जिसमें दोनों के फेस पर एक हल्की सी मुस्कान होती है। और बैग के दोनों साइड एक तरफ नियति और पीहू की बड़ी सी फोटो होती है तो दूसरी साइड अंश और नियति की काफ़ी बड़ी फोटो और सामने की तरफ काफ़ी सारी फोटो होती हैं, जिसमें वो पांचों होते हैं, दोनों बच्चे नियति, आदर्श और मिताली ये पांचों होते हैं। तो किसी में नियति, आदर्श और उनके दोनों बच्चों की तस्वीरें होती हैं। साथ ही सबकी तस्वीरों को एक बड़ा सा कोलाज भी बना होता है, मगर वो कोलाज भी काफ़ी बड़ा होता है और उसमें लगी सारी तस्वीरें भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगी होती हैं। उस कमरे की सारी दीवारें में उस परिवार की काफ़ी सारी खुशियों से भरी यादें होती हैं और कुछ तस्वीरें तो नियति को पता ही नहीं होती कब ली गई है। उस बड़े से कमरे को देख नियति की आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं और वो आदर्श को देख बोली, थैंक यू आदर्श जी इतनी सारी खुशियाँ हमें देने के लिए। बोल वो मुस्कुराने लगती है। फिर वो पीहू को देख बोली, चले पीहू बेटा हम साथ में नहा लेते हैं, आपको भूख भी लगी होगी। नहा कर तैयार होने के बाद हम आपको खाना खिला देंगे। अपनी मोम की बात सुन पीहू एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, ठीक है मोम चलो चलते हैं। इतना बोल वो पहले ही बाथरूम में चली जाती है। तभी आदर्श नियति के पास आकर उसे शरारती अंदाज में देख बोला, नियति क्या मैं भी तुम तीनों के साथ चलूं? वैसे भी सावर तो मुझे भी लेना है। बोल वो मुस्कुराने लगता है और आदर्श की बात सुनकर नियति उसे गुस्से में घूर कर देखते हुए बोली, आदर्श जी आप ना ऐसा सोचना भी मत समझे। आप अगर अपना सावर लेना है तो दूसरे कमरे में आप जा सकते हो या फिर हम तीनों के बाहर निकलने का वेट कर सकते हो, समझे आप? इतना बोल वो भी बाथरूम में चली जाती है और नियति की बात सुन आदर्श हल्का सा मुस्कुराते हुए खुद से बोला, आदर्श सच में तेरी बीवी ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारी है, जिसे देख मन करता है तो उसे अपनी बाहों में भर, उसे ढेर सारा प्यार दे, मगर तेरे बच्चे तुझे ऐसा करने नहीं देते। बोल वो अपने ही सर पर चपत लगा लेता है। थोड़ी ही देर बाद सारे लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग चेयर पर बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तभी नियति आदर्श को देख बोली, आदर्श जी आपने तो हमसे बोले थे हम दिल्ली जा रहे हैं, पर हम तो मुंबई आए हैं और अब आप भूल मत जाना हमें हमारी बेटी का एडमिशन कराने भी जाना है किसी अच्छे से स्कूल में। नियति की बात सुन आदर्श बोला, ठीक है नियति कल हम यहाँ के सबसे बड़े स्कूल में चलेंगे और देखेंगे वो स्कूल हमारी बेटी के लिए ठीक है भी या नहीं। जिसे सुन नियति बोली, हाँ आदर्श जी हम खुद अच्छे से चेक करेंगे स्कूल और वहाँ की टीचर कैसी है और वो सारे बच्चों को कैसे ट्रीट करती हैं। जिसे सुन मिताली बोली, नियति बेटा तुम दोनों कल जाओगे आज नहीं तो अभी से ये सब सोचना बंद करो और अच्छे से खाना खाओ। पहले वैसे भी इतना समय हो गया मगर तुम्हारा 1 किलो भी वजन नहीं बढ़ा। बोल वो अपना खाना खाने लगती है और मिताली की बात सुनकर नियति अपने फेस का पाउट बना बोली, माँ क्या हम ऐसे अच्छे नहीं लगते आपको जो आप हमें मोटा करना चाहती हैं? नियति की इस बात को सुन आदर्श प्यार से नियति को देख बोला, जब तुम मोटी भी हो जाओगी तब भी तुम इतनी ही प्यारी लगने वाली हो और तब भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करूँगा जितना प्यार अभी करता हूँ। बोल वो मुस्कुरा देता है और आदर्श की बात सुन नियति कुछ भी नहीं बोलती, वो बस खुद भी खाना खाती और अंश को भी खाना खिलाने लगती है। अगले दिन सुबह का समय नियति यहाँ भी सुबह जल्दी से नहाकर तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद मंदिर में जा पूजा करती है, जिसकी मीठी आवाज़ सुन सारे लोग जाग जाते हैं और आरती हो जाने के बाद नियति किचन में जा सबके लिए खाना बनाने लगती है और खाना बनाते समय ही उसे याद आता है उसे आज पीहू के लिए अच्छा सा स्कूल देखना है जहाँ पर वो अपनी बेटी का एडमिशन करा सके। ये याद कर नियति पीहू के लिए खीर भी बनाने लगती है।
थोड़ी ही देर बाद जब नियति का खाना बनकर तैयार हो जाता है तब नियति मेघ को सारा खाना टेबल पर सजा देने के लिए बोल अपने दोनों बच्चों को तैयार करने के लिए चली जाती है।